आज है हमारी 90 डेज सीरीज का 11th लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के उन टॉपिक्स के बारे में जो पिछले लेक्चर में हमसे छूट गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी एलिमेंट होता है उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनको हम डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है CH4 का, तो हाइड्रोजन के पास एक एटम होता है, तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, प्रोटॉन, और कार्बन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनको डॉट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 4 हाइड्रोजन है तो 4 एटम मैंने यहाँ पर डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए, और 4 जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी हमने यहाँ पर डॉट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को डॉट्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास 2 एटम है तो उन दोनों को कोवैलेंट बॉन्ड से यहाँ जोड़ा, तो उन दोनों को डॉट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर उनको कोवैलेंट बॉन्ड के साथ में जोड़ दिया, क्योंकि उनके पास में दोनों के पास एक एक ही एटम होता है। जो ऑक्सीजन होता है उसके पास 8 होते हैं, तो दोनों तरफ 8 डॉट से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर जो नाइट्रोजन होता है उसके पास 7 एटम्स होते हैं एक्स्ट्रा, वो कहलाते हैं हमारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो एटम्स होते हैं उसके बैलेंस सेल में उनको रिप्रेजेंट करना, या उस पर्टिकुलर कंपाउंड के पास में जो एटम होते हैं उनको हम डॉट के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे कहा जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर दोनों को ही डॉट, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को ही डॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर एक और डॉट स्ट्रक्चर दिया गया था जिसे नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन को क्रॉस सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके रूप में? क्रॉस सिंबल के। जैसे कार्बन के पास में क्या रहता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है, उसे हम किसके रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रॉस सिंबल के रूप में। और हाइड्रोजन के पास में रहता है प्रोटॉन, एक पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट होता है, एक्स्ट्रा एटम होता है, उसको हम डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिसके पास खाली जगह है उसको हमने क्रॉस के रूप में, क्योंकि वो डोनेट करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में, किसी और के पास से जिसके पास में एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के पास में एक्स्ट्रा है तो उसे हमने डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। केमिकल, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की। तो यहां पर है सबसे पहला कंबशन। तो कार्बन के जो भी कंपाउंड होते हैं वो जलते हैं, वो बर्न करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग लॉट ऑफ हीट एनर्जी। तो अब हमने बताया जैसे कि कार्बन के जो भी कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, जलते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा एग्जांपल है पेट्रोल। पेट्रोल भी एक कार्बन का एग्जांपल है। जैसे ही हम उसको लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा तेजी से जलता है और हीट प्रोड्यूस करता है, और क्या जनरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बात करते हैं यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न इन एयर विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। सैचुरेटेड यानी कि मीथेन, वो कैसे जलती है, एकदम ब्लू फ्लेम। घरों में जो LPG गैस होती है वो उसमें कुछ मात्रा में CNG, ये मीथेन से ही वो प्रोड्यूस की जाती है। तो मीथेन जो गैस होती है उसको जब हम जलाते हैं तो वो ब्लू लाइट या ब्लू कलर की एक फ्लेम को जनरेट करती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन एयर विथ येलो सूटी फ्लेम बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। अब ये जो अनसैचुरेटेड होते हैं इनमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए जब ये जलते हैं तो ये येलो कलर की फ्लेम को क्रिएट करते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लकड़ी, जो लकड़ी होती है उसको जब हम बर्न करते हैं तो वो एकदम येलो कलर की फ्लेम को जनरेट करती है। तो ऐसे में इसके पास में कार्बन की संख्या ज़्यादा होने की वजह से वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। ऑक्सीडाइज नहीं होने की वजह से वो येलो फ्लेम को जनरेट करते हैं। फिर आता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन।
Alcohols, अब oxidation, alcohols can be converted to carboxylic acid in presence of oxidizing agent KMnO4, potassium permanganate और acidic potassium dichromate। तो यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को गेन कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज हो सकते हैं किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंट में। तो जो हमारा इथेनॉल एक तरह का कार्बन कंपाउंड होता है, उसको अगर हम KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं तो वो एक नया कंपाउंड बना लेता है जिसे कहा जाता है इथेनोइक एसिड, और साथ में ही एक बाई प्रोडक्ट रिलीज करता है जिसे कहा जाता है वाटर। ये तो बात हो गई हमारी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी की। अब बात करते हैं यहाँ पर एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास में कार्बन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है या ज़्यादा मात्रा में कार्बन अवेलेबल होता है, इसलिए जैसे ही उनको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो हाइड्रोजन को गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है उसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। कौन इनको गेन करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है वेजिटेबल घी का, जो कि एक तरह का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। जब इसको हम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में, जो कि एक तरह के कैटलिस्ट होते हैं, ये एक तरह का नया कंपाउंड बनाता है वेजिटेबल घी। जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर लेता है और एक नया कंपाउंड बना लेता है जिसे कहा जाता है वेजिटेबल घी, जिसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। और इस रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या ऐड हुआ है, हाइड्रोजन। फिर बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज वन इन विच एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स फंक्शनल ग्रुप्स इन द कंपाउंड आर रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर जब किसी एक एटम को हटाकर उसकी जगह पर दूसरा एटम आकर जुड़ जाए तो उसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर क्लोरीन के साथ इसको रिएक्ट जब कराएंगे तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, बाहर हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया और कहाँ आ गया, HCl के पास में एक नया कंपाउंड बना लिया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में ही एक नया कंपाउंड बना लिया जिसे हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, राइट। तो यहाँ से हाइड्रोजन ने अपनी जगह बदल ली क्योंकि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ी है कि जो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है या ग्रुप होता है वो क्या करता है, लो रिएक्टिव कंपाउंड या ग्रुप को हटाकर उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसका, इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड माना जाता है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कलरलेस होता है, प्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, ये बर्निंग इन टेस्ट होता है, जैसे हम इसको टेस्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चीज जली हुई है। फिर आता है ये पानी में मिक्स हो सकता है, ये क्या हो सकता है, पानी में मिक्स हो सकता है। ये वॉलेटाइल लिक्विड होता है लो बॉइलिंग पॉइंट के साथ में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन। ये एक तरह का न्यूट्रल कंपाउंड होता है जो ना एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। इथेनॉल is a renewable fuel made from various plant materials collectively known as biomass. More than 98% of US gasoline contains ethanol to oxygenate the fuel. अब ये जो है इसको कहाँ से निकाला जाता है, प्लांट से। अभी हमारे इंडिया में 20% इथेनॉल मिक्स कर दिया जा रहा है, जो प्लांट से निकाला जाता है, खास करके शुगर से, उसे इसे एक्सट्रैक्ट कर पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ हमारे इंडिया में चल रही है। और अभी अगर हम बात करें तो यूएस में 98% से ज़्यादा गैसोलीन इसी से बन रही है, और उसकी जो गैसोलीन है उसमें 98% क्या मिलाया जाता है, यूएस में इथेनॉल। क्या मिलाया जाता है, इथेनॉल, जो कि एक कार्बन कंपाउंड होता है। फिर आता है हमारा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जब भी इथेनॉल किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम के साथ। किसके साथ रिएक्ट करता है,
सोडियम के साथ, तो क्या बनाता है, सोडियम इथोक्साइड। क्या बनाता है, सोडियम इथोक्साइड। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर इथेनॉल बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉप साउंड। हमने पहले देखा था इसको कि जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो उसके पास कैंडल लेकर, तो इसको भी हम एक तरह से इथेनॉल का टेस्ट कह सकते हैं, जिसमें हम इथेनॉल को टेस्ट करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन गैस क्या करती है, बाहर निकलती है और उसे जलाकर देखते हैं तो वहां पर क्या निकलता है, पॉप साउंड। फिर आता है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है किसी भी कैटलिस्ट की मदद से किसी भी कंपाउंड से किसको निकालना, वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकालना। तो यहाँ पर इथेनॉल को जब हम गर्म करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोक्लोबो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये एक नया कंपाउंड बना लेता है जिसे कहा जाता है इथीन। क्या कहा जाता है, इथीन। यहां पर वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकल जाता है, तो इसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन, जिसमें पानी के मॉलिक्यूल को किसी कंपाउंड से बाहर निकाला जाता है। फिर आता है इथेनोइक एसिड, जो कि एक इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है। इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, एकदम खट्टा सा टेस्ट होता है इसका। इसकी जो स्मेल होती है एकदम विनेगर जैसी होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। इसका फॉर्म जो प्योर फॉर्म होता है CH3COOH, जिसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ये क्या होता है, फ्रीज हो सकता है। इट फॉर्म्स कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, सो इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसे क्या कहा जाता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, जो प्योर होता है। जो CH3COOH एसिटिक एसिड होता है, अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है तो वो बर्फ जैसा बन जाता है, जिसे कहा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फिर यहां पर बात करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट की। तो सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सोप जो होता है वो पोटेशियम या सोडियम का एक लॉन्ग चेन कंपाउंड होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का बना होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है C17H35COO इसका फॉर्मूला होता है। सोप्स आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। अगर हम इसको हार्ड वाटर यानी कि जिसमें ज़्यादा दूसरे कंपाउंड है, जैसे सल्फेट वगैरह की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसमें अगर इसको कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये इफेक्टिव नहीं होता है। डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ही एक तरह का चेन होता है। ये दोनों ही वाटर में यूज किया जा सकता है। इसका एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है C18H29NaO3S, जिसे हम डिटर्जेंट के रूप में जानते हैं। अब सोप के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सोप के अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। एक तो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक वो जो पानी से प्यार करता है और हाइड्रोफोबिक वो जो वाटर से डरता हो। वो क्या करता हो, वाटर से डरता हो। फोबिया मानी डरना, तो हाइड्रोफोबिक यानी कि वो पानी से डरने वाला पार्ट एक हिस्सा, ये दोनों हिस्से। तो ये वाला हिस्सा क्या करता है, पानी से जुड़ता है और ये वाला हिस्सा क्या करता है, पानी से दूर भागता है। तो इसे दो पार्ट्स में बांटा जाता है या सोप्स के दो हिस्से होते हैं। अब बात करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जा सकता है कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर क्लींजिंग एक्शन की बात करें तो क्लींजिंग एक्शन में जैसे कि मैंने बताया कि जो सोप होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। तो ये दोनों ही हिस्से क्या होते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं। तो जो डर्ट होता है, हमारे कपड़ों पर जो गंदगी होती है वो एकदम ऑयली इन नेचर होती है या ग्रीस टाइप की होती है। तो वहां पर जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो क्या करता है, पानी से चिपक जाता है। सोप का जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो क्या करता है, पानी से चिपक जाता है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो ऑयल से चिपक जाता है। जो सोप का हाइड्रोफिलिक
हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो ऑयल से चिपक जाएगा, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होगा वो किससे चिपक जाएगा? पानी से। जो पानी को पसंद करता है वो पार्ट पानी से, और जो ऑयल को पसंद करता है वो ऑयल से चिपक जाएगा, और दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक दूसरे को एक तरफ खींचेंगे, जिससे वो डर्ट खींचकर हमारे कपड़ों से बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पर सोप मिसल्स हेल्प इन डिजॉल्व डर्ट एंड ग्रीस इन वाटर एंड क्लॉथ गेट्स क्लीन्ड। सोप इज मिक्सचर ऑफ मिसल्स and the magnesium calcium salt present in hard water react with soap molecule to form insoluble product called scum. This scum create difficulty in cleansing action. अब यहाँ पर जो इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का हिस्सा रहेगा वो एक तरह का सब्सटेंस बना लेता है जिसे कहते हैं हम स्कम। ये स्कम प्रॉपर तरीके से सोप को क्लीन नहीं करने देता है, इसलिए सोप से ज़्यादा डिटर्जेंट काम करता है, क्योंकि वो दोनों तरह के पानी में काम कर सकता है। फिर आता है बाय यूज ऑफ डिटर्जेंट इनसॉल्युबल स्कम इज नॉट फॉर्म्ड विथ हार्ड वाटर एंड क्लोथ्स गेट क्लीन्ड इफेक्टिवली। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घरों में किसका इस्तेमाल किया जाता है? डिटर्जेंट का इन कंपेयर। तो यहाँ पर डिटर्जेंट ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सोप के मुकाबले, क्योंकि सोप का कुछ हिस्सा प्रॉपर सफाई नहीं कर सकता, वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही काम करता है, पर डिटर्जेंट दोनों ही वाटर में काम करता है। इसलिए इंडियन हाउसेज में ज़्यादातर डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो ये है क्लींजिंग एक्शन का आपका डायग्राम। इस डायग्राम के बेस पर अगर आप देखोगे तो ये हाइड्रोफिलिक हिस्सा पानी के साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोफोबिक हिस्सा उस डर्ट को खींचने की कोशिश करता है, जैसे ये देखिए। और इस तरह से आपका जो भी कपड़ा होता है उसको क्लीन कर देता है सोप, और इस तरह की स्टेप होती है। तो यहाँ पर पहली स्टेप होती है कि सोप को हम किसमें लगाते हैं? कपड़ों के ऊपर पानी के साथ में। फिर जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो डर्ट और ऑयल के साथ अटैच हो जाता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट उनके हिस्से से साथ में जुड़ा रहता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोफिलिक हिस्सा भी होता है। फिर ये उसको रिमूव कर लेता है, बाहर खींचकर निकाल लाते हैं, जिससे कपड़ा साफ हो जाता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं यहाँ दोनों के बीच में डिफरेंस की। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है? तो ये सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है, ये दोनों ही वाटर में अच्छे से काम करता है। ये एक बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। इसलिए डिटर्जेंट का यूज़ अगर हम करते हैं तो हमारे नदी नाले ज़्यादा गंदे होते हैं। फिर आता है ये बहुत ज़्यादा वीक कंपाउंड होता है जो बहुत अच्छे से साफ़ सफाई नहीं कर पाता, ये बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर पाता है। ये सोडियम और पोटेशियम की लॉन्ग चेन होता है, ये सोडियम सॉल्ट की एक लॉन्ग चेन बनाता है, राइट। ये एक तरह से सोडियम का एक लॉन्ग चेन होता है जो सल्फोनिक एसिड के साथ में जुड़ा होता है। फिर यहाँ पर हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड खत्म होता है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आवर एनवायरनमेंट चैप्टर। और आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।